आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो एक विशालकाय मतलब 10,000 पाउंड के मैमथ के सामने बिल्कुल निहत्थे जैसा खड़ा हो और जो शून्य से भी कई डिग्री नीचे के तापमान वाली भयंकर ठंड और बर्फीले तूफानों को बिना किसी परेशानी के सह ले। बिल्कुल बिना किसी आज के आधुनिक गियर के। हाँ, लेकिन साथ ही एक ऐसा इंसान जो अपने किसी बुरी तरह घायल साथी को पीछे छोड़ने के बजाय महीनों तक उसकी देखभाल करे, अपना खाना भी उसके साथ बांटे। सही बात है। और ये कोई हॉलीवुड की काल्पनिक कहानी नहीं है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा रहस्य है जिसे लेकर हमारे दिमाग में सालों से मतलब एक बहुत ही गलत और रूढ़िवादी छवि बनी हुई है। मैं समझ रहा हूँ किस तरफ इशारा कर रही है। हाँ, क्योंकि जब भी निएंडरथल्स के जिक्र होता है तो अक्सर एक ही तस्वीर उभरती है, एक बेवकूफ, बालों वाला, जंगली आदि मानव जो बस डंडा लेकर घूमता था, जो बस उगा पुगा करता था। हाँ, बिल्कुल वही। तो आज हमारा मिशन इसी घिसी पिटी छवि को पूरी तरह से तोड़ना है। सही कहा। आज हम जिस सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बेहद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है निएंडरथॉल्स, पृथ्वी के सबसे खतरनाक इंसान। शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल, ये हमें दिखाती है कि ये लोग असल में कौन थे। ये ऐसे इंसान थे जो एक ऐसी बर्फीली दुनिया में मौत से लड़ते थे जहां आज के इंसान एक दिन भी बिना भारी उपकरणों के जिंदा नहीं रह सकते। एक दिन भी नहीं। और अगर सच कहें तो शारीरिक रूप से वो होमो सेपियंस यानी हमारी प्रजाति से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। बहुत ज्यादा। तो चलो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये पूरी तरह से आज के इंसानों जैसे नहीं थे, लेकिन किसी भी मायने में इंसानों से कम भी नहीं थे। ये चर्चा बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि ये केवल इतिहास के पन्नों को पलटने या किसी म्यूजियम में रखे जीवाश्मों को देखने के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये असल में ये समझने के बारे में है कि विकासवाद यानी एवोल्यूशन ने कैसे एक ऐसी प्रजाति को गढ़ा जो एकदम चरम परिस्थितियों के लिए बनी थी। मतलब प्रकृति कैसे काम करती है, और एक प्रजाति खुद को धरती के सबसे कठोर पर्यावरण में कैसे ढालती है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं था कि निएंडरथल्स अचानक से कहीं से प्रकट हो गए। हाँ, उनका भी एक पूरा इतिहास है। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प विकासवादी विभाजन हुआ था। होमो हाइडेलबर्गेंसिस नाम की एक और प्राचीन प्रजाति थी। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन विकास के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो कहा जाता है कि इस प्रजाति का एक हिस्सा अफ्रीका में ही रह गया जो बाद में विकसित होकर हम यानी होमो सेपियंस बने। लेकिन जो दूसरा हिस्सा था वो अफ्रीका से बाहर निकलकर यूरोप और पश्चिमी एशिया की तरफ चला गया। सही बात है। और लगभग 4 लाख साल पहले इसी समूह से निएंडरथल्स का उदय हुआ। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि 4 लाख साल पहले का यूरोप आज की तरह खूबसूरत वादियों वाला नहीं था। हाँ, मैं वही सोचने वाला था। आज का यूरोप और तब का यूरोप बहुत अलग होगा। बिल्कुल, वो आइस एज यानी हिम युग का समय था। पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ एक बेहद क्रूर परिदृश्य। बाप रे। और यहीं पर विज्ञान सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। जब एक प्रजाति खुद को एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में कैद पाती है जहां का पर्यावरण जानलेवा हो, तो फिर क्या होता है? तो विकासवाद एक बहुत ही चरम प्रयोग मतलब एक एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट शुरू करता है।
निएंडरथॉल्स का शरीर उस भयंकर ठंड से लड़ने के लिए एक बायोलॉजिकल टैंक की तरह विकसित हुआ था। बायोलॉजिकल टैंक, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पढ़ा है कि वे कद में हमारी तरह बहुत लंबे नहीं होते थे। उनकी हाइट थोड़ी कम होती थी। हाँ, वे थोड़े छोटे लेकिन बेहद गठीले और बहुत ही चौड़े सीने वाले होते थे। बिल्कुल। और इसके पीछे की साइंस भी कमाल की है। किसी भी चीज का आकार जितना छोटा और गठीला होगा, उसके शरीर का सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल उतना ही कम होगा। सही कहा। और सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा, शरीर से गर्मी उतनी ही कम बाहर निकलेगी। मतलब ये पूरी तरह से गर्मी को बचाए रखने का एक बायोलॉजिकल डिजाइन था। बिल्कुल सटीक। और सिर्फ उनका सीना ही नहीं, उनके चेहरे की बनावट को भी देखिए। चेहरे में क्या खास था? उनके नाक के छिद्र वो असामान्य रूप से बहुत बड़े होते थे। अच्छा, लेकिन बड़ी नाक का ठंड से क्या लेना देना? इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण था। जब हवा 0 से कई डिग्री नीचे होती है और बहुत सूखी होती है, तो उसे सीधे फेफड़ों में खींचना जानलेवा हो सकता है। अरे हाँ, फेफड़े जम सकते हैं। बिल्कुल। तो वो विशाल नाक एक इनबिल्ट हीटर और ह्यूमिडिफायर का काम करती थी। क्या बात कर रही हैं? इनबिल्ट हीटर? हाँ, वो ठंडी हवा को फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही गर्म कर देती थी और उसमें नमी भर देती थी। ये हर सांस के साथ अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद थी। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक मशीन बना दिया था। एक बहुत ही बेहतरीन मशीन। हाँ, और सिर्फ उनका शरीर ही नहीं, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उनकी पूरी जिंदगी की रफ्तारी अलग थी। रफ्तार? आप फास्ट फॉरवर्ड वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। उनका विकास बहुत तेजी से होता था। होमो सेपियंस में, मतलब हम इंसानों में, बच्चों का दिमाग बहुत धीरे धीरे विकसित होता है। हमें सालों तक देखभाल की जरूरत होती है। हाँ, जिसके लिए सालों तक उन्हें एक सुरक्षित बचपन मिलता है। लेकिन निएंडरथल्स जल्दी वयस्क हो जाते थे और उनकी औसत उम्र केवल 30 से 40 साल ही होती थी। सिर्फ 30 से 40 साल? जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि उनका जीवन किसी फास्ट फॉरवर्ड की गई फिल्म की तरह था, जैसे किसी ने वीडियो की स्पीड 2x कर दी हो। ये तुलना बहुत ही उपयुक्त है। उस क्रूर पर्यावरण में धीमी गति से बड़े होने की विलासिता उनके पास थी ही नहीं। मतलब उनके पास बचपन एंजॉय करने का समय नहीं था। बिल्कुल नहीं। होमो सेपियंस के बच्चों को सालों तक पालने के लिए एक स्थिर माहौल चाहिए होता है। लेकिन निएंडरथल्स की दुनिया में, जहां हर दिन इतनी कैलोरी बर्न होती थी सिर्फ शरीर को गर्म रखने में, वे एक लंबे बचपन का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्हें 7-8 साल की उम्र तक आते आते कबीले के लिए उपयोगी बनना पड़ता था। 7-8 साल की उम्र में? आज के बच्चे तो उस उम्र में वीडियो गेम खेलते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें शिकार करना सीखना पड़ता था। 30-40 साल की औसत उम्र का मतलब है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी बहुत कम समय में और बहुत ही तीव्र गति से जीनी होती थी। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। शरीर का अनुकूलन एक हद तक ही काम आ सकता है। सही सवाल है। मतलब आपकी नाक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या आपका सीना कितना भी चौड़ा क्यों ना हो, जब बाहर बर्फीला तूफान चल रहा हो तो बिना बाहरी मदद के जीवित रहना नामुमकिन है। बिल्कुल। तो वे खुद को इस जमा देने वाली ठंड से कैसे बचाते थे? और यहीं पर उनकी बुद्धिमत्ता और पर्यावरण को अपने अनुसार ढालने की उनकी क्षमता सामने आती है। इसी जगह पर वो बेवकूफ गुफा मानव वाली छवि टूटने लगती है। अच्छा। हाँ, वे बेहतरीन शिकारी थे और जानवरों का इस्तेमाल सिर्फ मांस के लिए नहीं करते थे। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वे बाइसन, हिरन और विशालकाय मैमथ जैसे जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे कपड़ों के लिए। और मैं हमेशा ये मानता था कि उन्होंने बस किसी मरे हुए जानवर की खाल उठाई और उसे अपने कंधों पर डाल लिया। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन नहीं, वे फर वाले कोट और लेदर रैप्स बनाते थे। उन्हें बेसिक सिलाई भी आती थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वे हड्डियों को घिसकर सुई जैसे उपकरण बनाते थे। मतलब कपड़े उनके लिए कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वे असल में उनका सर्वाइवल आर्मर थे, उनका अभेद्य कवच। बिना सिलाई वाले शरीर से चिपके हुए कपड़ों के बिना आइस एज में शरीर की गर्मी को बचाए रखना असंभव था। सिलाई और चमड़े को मुलायम बनाने की ये जो प्रक्रिया है, ये एक बहुत बड़ी दिमागी छलांग थी जिसे हम कॉग्निटिव लीप कहते हैं। मतलब इसके लिए योजना बनानी पड़ती होगी? बिल्कुल। जानवर को मारना, उसकी खाल उतारना, उसे साफ करना, उसे पहन सकने लायक बनाना, ये एक जटिल तकनीकी प्रक्रिया है। और जहाँ तक शिकार की बात है, वो तो अपने आप में एक अलग ही स्तर का विज्ञान था। अरे शिकार का तरीका तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वे हमेशा समूह में शिकार करते थे। हाँ, टीम वर्क बहुत जरूरी था। लेकिन होमो सेपियंस की तरह दूर से भाले फेंक कर शिकार नहीं करते थे। वे नजदीक से हमला करते थे, मतलब एकदम क्लोज रेंज कॉम्बैट।
हाँ बिल्कुल, आमने सामने की टक्कर। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोचने लगा कि कोई इंसान 2 टन के किसी गुस्से से भरे जानवर के इतने करीब क्यों जाएगा? क्या वे दूर से भाला फेंकना नहीं जानते थे? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब उनके पर्यावरण में छिपा है। पर्यावरण में कैसे? देखिए, आइस एज के दौरान यूरोप के कई हिस्से घने बर्फीले जंगलों से ढके हुए थे। एक घने जंगल में जहाँ हर तरफ पेड़ और झाड़ियाँ हो, हाँ, वहाँ आप दूर से भाला फेंक ही नहीं सकते, वो किसी न किसी पेड़ से टकरा जाएगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए उन्हें छुपकर घात लगाने की तकनीक अपनानी पड़ी, जिसे एम्बुश हंटिंग कहते हैं। मतलब वे इंतजार करते थे? हाँ, वे पेड़ों के बीच छुपते थे, जानवर के बहुत करीब आने का इंतजार करते थे और फिर सीधे अपने भारी भालों से उस पर वार करते थे। मतलब उन्हें जानवर के शरीर में भाला घोंपने के लिए उसके बिल्कुल करीब जाना पड़ता था। ये तो ऐसा है जैसे आज के समय में बिना किसी पिंजरे के एक जंगली सांड के सामने खड़े होना। ये जो बुल राइडर वाला उदाहरण आपने दिया, ये वैज्ञानिक रूप से बहुत सटीक है। सच में? बिल्कुल। जीवाश्म विज्ञानियों को आज जो निएंडरथैल्स की हड्डियां मिलती हैं, उनमें अक्सर वैसे ही गंभीर फ्रैक्चर और चोट के निशान होते हैं जैसे आज के समय में पेशेवर बुल राइडर्स के शरीर पर पाए जाते हैं। बाप रे, मतलब पसलियां टूटी हुई? हाँ, पसलियां टूटी हुई, खोपड़ी पर चोट के निशान, पैरों की हड्डियां चकनाचूर। ये तो बहुत भयानक है। एक विशालकाय जानवर जब दर्द से तड़पता है तो वो अपने आसपास की हर चीज को कुचल देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उस क्लोज रेंज शिकार का मनोवैज्ञानिक पहलू बेहद गहरा है। मनोवैज्ञानिक पहलू? सोचिए, इतने करीब से शिकार करने का मतलब है कि उन्हें अपने साथियों पर असीम भरोसा रहा होगा। इसके लिए बिना कुछ कहे एक दूसरे के इशारों को समझना और एक अदम्य साहस की जरूरत होती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर वो ऐसे खतरनाक जानवरों से कुश्ती लड़ रहे थे तो जाहिर है कि लोग बुरी तरह घायल भी होते होंगे। बिल्कुल होते थे। और प्रकृति का नियम, जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, कि जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा, उसके हिसाब से तो किसी अपाहिज या कमजोर व्यक्ति को पीछे छोड़ देना ही सबसे तर्कसंगत कदम लगता है। एक ऐसे समाज में जहां हर दिन खाना जुटाना एक मौत का खेल हो, वहां किसी घायल व्यक्ति का बोझ कौन उठाएगा? और इसी बिंदु पर विज्ञान हमारी सारी धारणाओं को पलट कर रख देता है। कैसे? इराक की शानीदार गुफा जैसी जगहों से हमें जो जीवाश्म मिले हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है कि वे कमजोरों को पीछे नहीं छोड़ते थे। अच्छा। हमें ऐसे कंकाल मिले हैं जिनकी एक आंख की हड्डी पूरी तरह से कुचल चुकी थी, एक हाथ काम नहीं करता था और पैर की हड्डी बुरी तरह टूटकर गलत तरीके से जुड़ गई थी। और वो इंसान उस चोट के साथ भी जीवित रहा सालों तक। अरे वाह! इसका सीधा सा मतलब है कि किसी ने उसकी देखभाल की। बिल्कुल। किसी ने उसके लिए खाना चबाया होगा जब वो चबाने की हालत में नहीं रहा होगा। किसी ने उसे शिकारियों से बचाया होगा। सही बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक टूटे हुए पैर के साथ आइस एज में जीवित रहने का मतलब है कि उस समूह में गहरी करुणा और सहानुभूति थी। ये जंगली आदि मानव की छवि पर एक सीधा प्रहार है। करुणा एक बहुत ही उन्नत सामाजिक गुण है और बात सिर्फ घायलों की देखभाल तक सीमित नहीं थी। वे अपने मृतकों का अंतिम संस्कार भी करते थे। अंतिम संस्कार? हाँ, वे मृतकों को बाकायदा दफनाते थे। मुझे दफनाने वाली बात बहुत गहरी लगी। किसी शरीर को यूं ही जंगल में छोड़ देने के बजाय बर्फीली और कठोर जमीन को खोदकर एक कब्र बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत ऊर्जा और कैलोरी खर्च होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कोई भी प्रजाति इतनी कीमती ऊर्जा सिर्फ किसी बेजान चीज पर खर्च नहीं करेगी जब तक कि उसका कोई गहरा अर्थ न हो। कुछ तो मतलब रहा होगा। किसी को दफनाना ये साबित करता है कि उनमें अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता थी। वे अपने प्रियजनों के जाने का शोक मनाते थे। शायद उनके पास मृत्यु के बाद के जीवन की कोई अवधारणा रही हो सकता है। ये सब एक जटिल, भावुक और विचारशील समाज की निशानी है। और एक जटिल समाज बिना संवाद के कैसे चल सकता है? ये एक और बड़ा सवाल था जो मेरे दिमाग में आ रहा था। भाषा के बिना तो समाज नहीं चल सकता। तो क्या वे बात कर सकते थे या सिर्फ घुर्राते थे? और यहाँ विज्ञान ने एक बहुत ही शानदार काम किया है। हाँ, डीएनए सीक्वेंसिंग ने सब बदल दिया। शोधकर्ताओं ने 40,000 साल पुरानी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़ों से डीएनए निकाला। उन हड्डियों को पूरी तरह से कीटाणु मुक्त लैब में ड्रिल किया गया। उनका जीनोम सीक्वेंस किया गया और वहां उन्हें मिला FOXP2 जीन। ये जीन बहुत खास है। हाँ, ये वही जीन है जो आधुनिक इंसानों में भाषा और बोलने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। ये आनुवंशिकी के क्षेत्र में यानी जेनेटिक्स में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी।
FOXP2 जीन की मौजूदगी ये साबित करती है कि बोलने के लिए जो बायोलॉजिकल हार्डवेयर चाहिए वो उनके पास था। मतलब वो हमारी तरह बोल सकते थे? उनके गले की हड्डियां भी इस तरह से बनी थीं जो ध्वनि पैदा कर सकती थीं। हालांकि चूंकि उनका सीना बहुत चौड़ा था और नाक की गुहा बहुत बड़ी थी। हाँ, वो इनबिल्ट हीटर वाली नाक। बिल्कुल, तो उस वजह से उनकी आवाज आज के इंसानों जैसी नहीं रही होगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि उनकी आवाज शायद थोड़ी तीखी, कर्कश और काफी ऊंची, मतलब हाई पिच्ड रही होगी। ऐसा ही अनुमान है। ये थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है। एक बेहद ताकतवर, चौड़े सीने वाला शिकारियों का समूह और उनकी आवाज एकदम तीखी। हाँ, ये सोचने में थोड़ा मजेदार लगता है। लेकिन मजाक से हटकर इसका मतलब ये है कि उनके पास संवाद का एक स्पष्ट तरीका था, और जिस तरह के एम्बुश हंटिंग की हमने बात की, बिना सटीक संचार और योजना के वो बिल्कुल भी संभव नहीं था। वे एक दूसरे से बात करते थे, योजनाएं बनाते थे, अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे। वे हर मायने में एक सफल प्रजाति थे जो लाखों सालों तक यूरोप के उस कठोर पर्यावरण पर राज करते रहे। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास आ खड़ा होता है। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि अगर वे शारीरिक रूप से इतने ताकतवर थे, उनका अपना एक जटिल समाज था, वे एक दूसरे की परवाह करते थे, उनके पास कपड़े और हथियार थे, और वे आपस में बात भी कर सकते थे, तो फिर आज वे कहाँ हैं? उनका अंत कैसे हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जब होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे तो हमने उनके साथ कोई महायुद्ध किया और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्या ये सच है? नहीं, विज्ञान इस महायुद्ध वाले सिद्धांत का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। अच्छा? उनकी विलुप्ति के पीछे कोई एक अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये मुख्य रूप से दो बड़े कारकों का एक धीमा और घातक तालमेल था। दो बड़े कारक कौन से? इसमें सबसे बड़ी भूमिका जलवायु परिवर्तन की थी। निएंडरथल्स स्पेशलिस्ट थे। स्पेशलिस्ट मतलब वे आइस एज के उन ठंडे घने जंगलों के विशेषज्ञ थे, लेकिन फिर दुनिया का तापमान तेजी से बदलने लगा। अच्छा, मतलब बर्फ पिघलने लगी और मौसम गर्म होने लगा। बिल्कुल, और जब जलवायु गर्म हुई तो वे घने जंगल गायब होने लगे। उनकी जगह विशाल खुले मैदानों ने ले ली, जिन्हें स्टेपीज कहते हैं। ओहो। अब सोचिए, एक ऐसी प्रजाति जो लाखों सालों से पेड़ों के पीछे छुपकर नजदीक से शिकार कर रही थी, वो एक खुले मैदान में कैसे शिकार करेगी? खुले मैदान में तो जानवर आपको मीलों दूर से देख सकता है। सही कहा। उनका पूरा शिकार का तरीका, उनका शरीर, सब कुछ उस पुराने पर्यावरण के लिए बना था जो अब नष्ट हो रहा था। वे इतने स्पेशलाइज्ड थे कि इस बड़े बदलाव के अनुकूल खुद को ढाल नहीं पाए। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति रही होगी। पर्यावरण बदल रहा है, शिकार हाथ से निकल रहा है। और मानो ये जलवायु परिवर्तन काफी नहीं था, उसी दौरान हम होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलकर यूरोप में प्रवेश किया। हाँ, सही समय पे सही जगह। और मुझे लगता है कि यहीं पर वो स्पेशलिस्ट बनाम जनरलिस्ट वाली बात आती है ना? बिल्कुल सही। होमो सेपियंस जनरलिस्ट थे। हम किसी एक विशिष्ट मौसम या शिकार के तरीके से बंधे नहीं थे। जब हम खुले मैदानों में आए तो हमारे पास एक बहुत बड़ा तकनीकी फायदा था। कौन सा फायदा? हमारे पास दूर से वार करने वाले हथियार थे, जैसे भाला फेंकने के उपकरण या शायद शुरुआती धनुष बाण। हम बिना शिकार के करीब गए एक सुरक्षित दूरी से जानवरों को मार सकते थे। और चूंकि हमारा शरीर निएंडरथल्स जितना बड़ा और चौड़ा नहीं था, इसलिए हमारे शरीर को खुद को गर्म रखने के लिए उतनी भारी मात्रा में कैलोरी की जरूरत भी नहीं होती थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब पर्यावरण बदला और जानवरों की संख्या कम होने लगी तो खाने की भारी कमी हो गई। हाँ, जाहिर सी बात है। एक निएंडरथल को जिंदा रहने के लिए होमो सेपियंस के मुकाबले लगभग दोगुनी कैलोरी की जरूरत होती थी। दोगुनी? बाप रे। तो जब खाना कम हुआ तो कम कैलोरी में जिंदा रह सकने वाले होमो सेपियंस फायदे में रहे। हमने उनके साथ कोई आमने सामने का युद्ध नहीं किया, बल्कि हमने संसाधनों के मामले में उन्हें पछाड़ दिया। हमने धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके शिकार और संसाधनों पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से एक तरफा हार थी और वे इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट गए। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। हाँ, डीएनए वाला ट्विस्ट। जब वैज्ञानिकों ने डीएनए सीक्वेंसिंग की तकनीक को और उन्नत किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। निएंडरथल्स और होमो सेपियंस सिर्फ संसाधनों के लिए लड़े ही नहीं थे, उनके बीच एक बहुत ही अलग तरह का संबंध भी बना था। उनके बीच इंटरब्रीडिंग यानी अंतर प्रजनन हुआ था। ये जेनेटिक्स की दुनिया की शायद सबसे शानदार खोजों में से एक है। बिल्कुल। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले
और मध्य पूर्व या यूरोप में नियांडरथल से मिले तो उन दोनों प्रजातियों ने आपस में प्रजनन किया। और इसका सबूत भी है हमारे पास। हाँ, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज अफ्रीका के बाहर रहने वाले दुनिया के लगभग हर इंसान के डीएनए में 1 से 2% हिस्सा नियांडरथल्स का है। ये तथ्य सच में दिमाग को हिला देने वाला है। इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं। बिल्कुल नहीं। उनका एक हिस्सा आज भी हमारे अंदर जिंदा है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि ये सिर्फ 1% डीएनए का टुकड़ा भर नहीं है, इसने वास्तव में हमारे जीवित रहने में मदद की। कैसे भला? जब होमो सेपियंस अफ्रीका की गर्म जलवायु से निकलकर यूरोप और एशिया के ठंडे और नई बीमारियों वाली पर्यावरण में आए, तो हमारे पास उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं थी। निएंडरथल्स के उस डीएनए ने हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो ताकत दी जिससे हम उस नए माहौल में जिंदा रह सके। कमाल की बात है। शारीरिक रूप से एक अलग प्रजाति के तौर पर वे भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन आनुवांशिक रूप से उन्होंने अपने अस्तित्व को इंसानी डीएनए के एक अटूट हिस्से के रूप में बचा लिया है। सही बात है। एक तरह से देखा जाए तो अगर वे नहीं होते तो शायद आज हम भी नहीं होते। उनकी हार में ही हमारे बचने का रास्ता छिपा था। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक जगह समेटा जाए तो स्पष्ट है कि निएंडरथल्स का अध्ययन करना सिर्फ इतिहास की एक घटना को जानना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी किसी भी रूढ़िवादी धारणा पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, विज्ञान हमेशा नई चीजें सामने लाता है। सालों तक विज्ञान ने भी उन्हें सिर्फ बेवकूफ जानवर माना, लेकिन जब हमने गहराई में जाके देखा, डीएनए और जीवाश्मों का सही तरीके से अध्ययन किया, तो पाया कि वे हमारे अतीत का एक बेहद जटिल, बुद्धिमान और संवेदनशील हिस्सा थे। वे प्यार करते थे, वे अपने अपाहिजों की देखभाल करते थे, वे शोक मनाते थे और वे अपनी आखिरी सांस तक उस बर्फीली दुनिया से लड़ते रहे। और विकासवाद के नजरिए से ये हमें एक बहुत ही कड़वा सच भी याद दिलाता है। कौन सा सच? प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती। आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका दिमाग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, या आपका समाज कितना भी जटिल क्यों ना हो, अगर आप एक तेजी से बदलते हुए पर्यावरण के अनुकूल खुद को नहीं ढाल सकते तो आपका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। ये बात आज के दौर में जब हम खुद एक बहुत बड़े जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं बहुत गहरी लगती है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा सच में हमारी आंखें खोलने वाली रही है। उस धुंधले ऐतिहासिक परिदृश्य में से हमने आज एक बहुत ही स्पष्ट और शानदार तस्वीर बाहर निकाली है। मुझे भी यही लगता है। तो अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो शायद सुनने वालों को अपनी जगह और अपने अस्तित्व पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दे। बताइए। जरा इस दृश्य के बारे में सोचिए। अगर इतिहास का पासा थोड़ा सा अलग पलटा होता, अगर उस दौर में जलवायु परिवर्तन का असर कुछ ऐसा होता जो धीरे धीरे गर्म होने के बजाय और भी ज्यादा ठंडा हो जाता। अच्छा। ऐसा मौसम जो निएंडरथल्स के बिल्कुल अनुकूल होता और हमारे लिए जानलेवा। अगर हम कमजोर पड़ जाते और वे उस हिम युग से जीवित बच निकलते, तो क्या आज की हमारी ये आधुनिक दुनिया, ये शहर, ये तकनीकें, ये सब उनके द्वारा बनाई गई होती? ये तो बहुत ही अलग नजरिया है सोचने का। और क्या आज निएंडरथल्स प्रयोगशालाओं में सफेद कोट पहनकर हमारी हड्डियों और जीवाश्मों से डीएनए निकाल रहे होते, ये समझने के लिए कि आखिर वो पतले दुबले कमजोर होमो सेपियंस इतनी जल्दी विलुप्त कैसे हो गए? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पे मजबूर करता है कि इंसान होना सिर्फ एक प्रजाति होने से कहीं बढ़कर है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इतिहास के इन प्राचीन रहस्यों पर विचार करते रहिए और हमेशा नई चीजें सीखते रहिए। तो ये थी उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियां नहीं, उनके पीछे का सच। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this you have a new, not. Let this inspire our shared future.